नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। निकिता अक्सर किसी बात को लेकर झल्ला उठती थी। वह चिड़चिड़ी स्वभाव की क्यों हो गई थी, उसे खुद भी पता नहीं था। पति रंजन ने कितनी ही बार पूछा, लेकिन हर बार पूछने के साथ ही वह कुछ और अधिक चिड़चिड़ा जाती। जब देखो तब महारानी कोप भवन में ही रहती हैं। क्या पता कौन से वचन पूरे न होने का मौन उल्हाना दिया जा रहा है। मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो बिना बताए मन के भाव जान लूँ। अरे भाई, शिकायत है तो मुंह खोलो ना। लेकिन नहीं, मुंह को तो चिंगम से चिपका लिया। आप परेशानी बूझो भी और उसे सुलझाओ भी। ना भी ना, इतना समय नहीं है मेरे पास, रंजन उसे सुनाता हुआ बड़बड़ाता। निकिता भी हैरान थी कि वह आके झल्लाई से क्यों रहती है। क्या कमी है उसके पास? कुछ भी तो नहीं। कमाने वाला पति, बिना कहे अपने आप पढ़ने वाले बच्चे, कपड़े, गहने, कार, घर और अकेले घूमने फिरने की आज़ादी भी। फिर वे क्या है जो उसे खुश नहीं होने दे रहा? क्यों सब सुख सुविधाओं के बावजूद भी जिंदगी में मज़ा नहीं आ रहा? कमोबेश यही परेशानी रंजन की भी है। उसने भी लाख सिर पटक लिया, लेकिन पत्नी के मन की था नहीं पा सका। वह कोई एक कारण नहीं खोज सका जो निकिता की नाखुशी बना हुआ है। न कभी पैसे का कोई हिसाब पूछा, न कभी खर्चे का, न पहनने ओढ़ने पर पाबंदी, न किसी शौक पर कोई बंदिश। फिर भी पता नहीं क्यों हर समय कटखनी बिल्ली सी बनी रहती है। रंजन दिन में कम से कम 4-5 बार ऐसा अवश्य ही सोच लेता। ऐसा नहीं है कि निकिता अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं निभा रही या फिर अपनी किसी जिम्मेदारी में कोताही बरत रही है। वह सब कुछ उसी तरह कर रही है जैसे शादी के शुरुआती दिनों में किया करती थी। वैसे ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, वैसे ही घर को चकाचक रखती है। बाहर से आने वालों के स्वागत सत्कार में भी वही गर्मजोशी दिखाती है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसके क्रियाकलापों में वह रस नहीं है। मानो फीकी सी मिठाई या फिर बिना बर्फ वाला कोल्ड ड्रिंक। उन दिनों कैसे उमगी उमगी से उड़ा करती थी, अब मानो पंख थकान से बोझिल हो गए हैं। रंजन ने कई दोस्तों से अपनी परेशानी साझा की। अपनी अपनी समझ के अनुसार सबने सलाह भी दी। किसी ने कहा कि महिलाओं को सरप्राइज गिफ्ट पसंद होते हैं, तो रंजन उसके लिए कभी साड़ी, कभी सूट, तो कभी कोई गहना लेकर आया। लेकिन निकिता की फीकी हंसी में प्राण नहीं फूंक सका। किसी ने कहा कि बाहर डिनर या लंच पर लेके जाओ, वह भी किया, लेकिन सब व्यर्थ। किसी ने कहा पत्नी को किसी पर्यटन स्थल पर ले जाओ, लेकिन ले किसे जाए? कोई जाने को तैयार हो तब ना। कभी बेटे की कोचिंग तो कभी बेटी की स्कूल, कोई ना कोई बाधा। रंजन को लगता है कि निकिता बढ़ते बच्चों के भविष्य को लेकर तनाव में है। कभी उसे लगता कि वह अवश्य ही किसी रिश्तेदार को लेकर हीन भावना की शिकार हो रही है। कभी कभी उसे यह भी वहम हो जाता कि कहीं खुद उसे ही लेकर तो किसी असुरक्षा की शिकार तो नहीं है। लेकिन उसकी हर धारणा बेकार साबित हो रही थी। ऐसा भी नहीं है कि निकिता उससे लड़ती झगड़ती या फिर घर में क्लेश करती, बस अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती, ना ही कोई जिद या आग्रह। जो ले आओ वह बना देती है, जो पड़ा है वह पहन लेती। अपनी तरफ से तो बात की शुरुआत भी नहीं करती। जितना पूछो उतना ही जवाब देती। अपनी तरफ से केवल इतना ही पूछती कि खाने में क्या बनाऊं या फिर चाय बना दूं। शेष काम यंत्रवत ही होते हैं। कई बार रंजन को लगता है जैसे निकिता किसी गहरे अवसाद से गुजर रही है, लेकिन अगले पल उसे फ़ोन पर बात करते हुए मुस्कुराता दिखता तो उसे अपना वहम बेकार लगता। निकिता एक उलझी हुई पहेली बन चुकी थी, जिसे सुलझाना रंजन के बूते से बाहर की बात हो गई। थक हार कर उसे निकिता की तरफ से अपने आप को बेपरवाह करना शुरू कर दिया। जैसे जी चाहे वैसे जिए। न जाने प्रकृति ने मानव मन को इतना पेचीदा क्यों बनाया है। इसकी कोई एक तयशुदा परिभाषा होती ही नहीं। मानव मन भी एक म्यूटेटेड वायरस की तरह है। हर एक में इसकी संरचना दूसरे से भिन्न होती है। बावजूद इसके कुछ सामान्य समानताएं भी होती हैं। जैसे हर एक मन को व्यस्त रहने के लिए
कोई न कोई प्रलोभन चाहिए ही चाहिए। यह कोई लत, कोई व्यसन या फिर कोई शौक भी हो सकता है, या इश्क भी। बहुत से पुरुषों की तरह रंजन का मन भी एक तरफ से हटा तो दूसरी तरफ झुकने लगा। यूँ भी घर का खाना जब बेस्वाद लगने लगे तो बाहर की चाट पकौड़ी ललचाने लगती है। पिछले कुछ दिनों से अपने ऑफिस वाली सुनंदा रंजन को खूबसूरत लगने लगी थी। अब रातों रात तो उसकी शक्ल सूरत में कोई बदलाव आया नहीं होगा। शायद रंजन का नज़रिया ही बदल गया था। शायद नहीं, पक्का ऐसा ही हुआ है। यह मन भी बड़ा बेकार होता है। जब किसी पर आना होता है तो अपने पक्ष में माहौल बना ही लेता है। आज जम रही हो सुनंदा, रंजन ने कल उसकी टेबल पर ठिठकते हुए कहा तो सुनंदा मुस्कुरा दी। क्या बात है, आजकल मैडम घास नहीं डाल रही क्या? सुनंदा ने होठ तिरछे करते हुए कहा तो रंजन खिसिया गया। ऐसा नहीं है कि निकिता उसके आमंत्रण को ठुकरा देती है, बस बेमन से खुद को सौंप देती है। याद कर रंजन का मन खट्टा हो गया। लो, अब सुंदरता की तारीफ करना भी गुनाह हो गया। अरे भाई, खूबसूरती होती ही तारीफ करने के लिए है। अब बताओ ज़रा, लोग ताजमहल देखने क्यों जाते हैं? खूबसूरत है इसलिए ना? रंजन ने बात संभालते हुए कहा तो सुनंदा ने गर्दन झुकाकर दाहिने हाथ को सलाम करने की मुद्रा में माथे से लगाया। बदले में रंजन ने भी वही किया और एक मिलीजुली हंसी आपस में बिखर गई। रंजन निकिता से जितना दूर हो रहा था उतना ही सुनंदा के करीब आ रहा था। स्त्री पुरुष भी तो विपरीत ध्रुव ही होते हैं। सहज आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि उपलब्धता सहज बनी रहे तो बात आकर्षण से आगे भी बढ़ सकती है। सुनंदा के साथ कभी कॉफ़ी तो कभी ऑफिस के बाद बेवजह तफरी, कभी साथ लंच तो कभी यूं ही गपशप। आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की रफ्तार बढ़ रही थी। सुनंदा अकेली महिला थी जो अपने खुद के फ्लैट में रहती थी। जाने पति से तलाक लिया था या फिर स्वेच्छा से अलग रह रही थी। लेकिन जीवन की गाड़ी में बगल वाली सीट हाल फिलहाल खाली ही थी, जिस पर धीरे धीरे रंजन बैठने लगा था। रंजन हालांकि अपनी उम्र के चौथे दशक के करीब था, लेकिन इन दिनों उसके चेहरे पर 2500 वाली लाली देखी जा सकती थी। प्रेम किसी भी उम्र में हो, हमेशा गुलाबी ही होता है। सुनंदा के लिए कभी चॉकलेट तो कभी किसी पसंदीदा लेखक की किताब रंजन अक्सर ले ही आता था। वहीं सुनंदा भी कभी दुपट्टा तो कभी चप्पलें, यहाँ तक कि कई बार तो अपने लिए लिपस्टिक, काजल या फिर बालों के लिए क्लिप खरीदने के लिए भी रंजन को साथ ले चलने के लिए कहती। सुनकर रंजन झुंझला जाता। सुनंदा उसकी खींच पर रीझ जाती। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब अकेली खरीद नहीं सकती, बल्कि हमेशा खरीदती ही रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ खरीदने की खुशी कुछ अलग ही होती है। चाहे पेमेंट भी मैं ही करूँ, तुम्हारा केवल पास खड़े रहना कितना रोमांटिक होता है, तुम नहीं समझोगे। सुनंदा कहती तो रंजन सुखद आश्चर्य से भर जाता। मन की ये कौन सी परत होती है जहाँ इस तरह की इंद्रधनुषी अभिलाषाएं पलती हैं। इश्क की रंगत गुलाबी से लाल होने लगी। रंजन पर सुनंदा का अधिकार बढ़ने लगा। अब तो सुनंदा अंडरगारमेंट्स भी रंजन के साथ जाकर ही खरीदती थी। सुनंदा के मोबाइल का रिचार्ज करवाना तो कभी का रंजन की ड्यूटी हो चुकी थी। मिलना मिलाना भी बाहर से भीतर तक पहुंच गया था। ये अलग बात है कि रंजन अभी तक सोफे से बिस्तर तक का सफ़र तय नहीं कर पाया था। आज सुबह सुबह सुनंदा का व्हाट्सएप मैसेज देखकर रंजन पुलक उठा। लिखा था, मिलो दोपहर में। ऐसा पहली बार हुआ है जब सुनंदा ने उसे छुट्टी वाले दिन घर बुलाया है। दोस्त से मिलने का कहकर रंजन घर से निकला। निकिता ने ना कोई दिलचस्पी दिखाई और ना ही कुछ पूछा। कुछ ही देर में रंजन सुनंदा के घर के बाहर खड़ा था। डोरबेल पर उंगली रखने के साथ ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर ही खड़ी थी क्या? रंजन उसे देखकर प्यार से मुस्कुराया। सुनंदा अपनी जल्दबाजी पर शर्मा गई। रंजन हमेशा की तरह सोफे पर बैठ गया। सुनंदा ने अपनी कुर्सी उसके पास खिसका ली। आज कैसे याद किया? रंजन ने पूछा। सुनंदा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। चेहरे की रंगत बहुत कुछ कह रही थी। सुनंदा उठकर रंजन के पास सोफे पर बैठ गई और उसके कंधे पर सिर टिका दिया। रंजन के हाथ सुनंदा की कमर के इर्द गिर्द लिपट गए और चेहरा चेहरे पर झुक गया। थोड़ी ही देर में रंजन के होठ सुनंदा के गालों पर थे। वे आहिस्ता आहिस्ता गालों से होते हुए होठों की यात्रा कर अब गर्दन पर कानों के ज़रा नीचे ठहर कर सुस्ताने लगे थे। सुनंदा ने रंजन का हाथ पकड़ा
और भीतर बेडरूम की तरफ चल दी। यह पहला अवसर था जब रंजन ने ड्राइंग रूम की दहलीज लांघी थी। साफ सुथरा बेड और पास पास रखे जुड़वा तकिए। कमरे के भीतर एक खुमारी सी तारी थी। तापमान एसी के कारण सुकून भरा था। खिड़कियों पर पड़े मोटे पर्दे माहौल की रोमानियत में इजाफा कर रहे थे। अब ऐसे में दिल का क्या कसूर, बहकना ही था। सुनंदा और रंजन देह के प्रवाह में बहने लगे। दोनों साथ साथ गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक रंजन को अपनी मंजिल नज़दीक आती महसूस हुई। उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और अंततः खुद को निढाल छोड़कर तकिए के सहारे अपनी सांसों को सामान्य करने लगा। तृप्ति की संतुष्टि उसके चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती थी। सुनंदा की मंजिल अभी दूर थी। बीच राह अकेला छूट जाने की छटपटाहट से वह झुंझला गई, मानो मगन होकर खेल रहे बच्चे के हाथ से जबरन उसका खिलौना छीन लिया गया हो। नाखुशी जाहिर करते हुए उसने रंजन की तरफ पीठ करके करवट ले ली। रंजन अभी भी आंखें मूंदे पड़ा था। जरा सामान्य होने पर रंजन ने सुनंदा की कमर पर हाथ रखा। सुनंदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाथ को धीरे से परे खिसका दिया। वह कपड़े संभालते हुए उठ बैठी। चाय पियोगे? सुनंदा ने पूछा। रंजन ने खुमारी के आगोश में मुंदी अपनी आंखें जबरन खोली। आज तो बंदा कुछ भी पीने को तैयार है, रंजन ने कहा। उसकी देह का जायका अभी भी बना हुआ था। सुनंदा के चेहरे पर कुछ देर पहले वाला उत्साह अब नहीं था। उसकी चाल में गहरी हताशा झलक रही थी। रंजन की उपस्थिति अब उसे बहुत बोझिल लग रही थी। थैंक्स फॉर सच ए रोमांटिक सिटिंग, कहता हुआ चाय पीने के बाद रंजन उसके गाल पर चुंबन अंकित कर चला गया। सुनंदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ दिनों से रंजन को सुनंदा के व्यवहार का ठंडापन बहुत खल रहा है। एक दो बार दोनों अकेले में भी मिले, लेकिन वही पहले वाली कहानी ही दोहराई गई। हर बार समागम के बाद रंजन का चेहरा तो खिल जाता, लेकिन सुनंदा के चेहरे पर असंतुष्टि की परछाई और भी अधिक गहरी हो जाती। धीरे धीरे सुनंदा रंजन से खिंची खिंची सी रहने लगी। अब तो उसके घर आने के प्रस्ताव को भी टालने लगी। रंजन समझ नहीं पा रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया। वह कभी उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता, कभी उसके सामने फिल्म देखने चलने या यूं ही तफरीह करने का ऑफर रखता, लेकिन वह किसी भी तरह से अब सुनंदा की नज़दीकियाँ पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं, जरा भाव दो तो सिर पर बैठ जाती हैं। निकिता के बाद सुनंदा को भी मुंह फुलाए देखकर रंजन अक्सर सोचता। सुनंदा का इनकार वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज छुट्टी है, सुनंदा को उसके घर जाकर सरप्राइज देता हूँ। ओहो, कितनी ठंड है आज। सुनंदा के साथ रजाई में घुसकर गरम गरम कॉफ़ी पीने की कल्पना से ही उसका मन बहकने लगा। सुनंदा के घर पहुंचा तो उसने बहुत ही ठंडेपन से दरवाज़ा खोला। बैठी भी उससे परे दूसरे सोफे पर। बेडरूम में जाने का भी कोई संकेत रंजन को नहीं मिला। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सुनंदा खड़ी हो गई। रंजन, मुझे ज़रा बाहर जाना है, हम कल ऑफिस में मिलते हैं, सुनंदा ने कहा। रंजन अपमान से तिलमिला गया। क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? क्यों तुम मुझसे कन्नी काट रही हो? रंजन पूछ बैठा। आई वॉन्ट ब्रेकअप, सुनंदा ने कहा। वॉट? बट वाई? रंजन ने बौखलाकर पूछा। सुनो रंजन, हमारे रिश्ते में मैंने बहुत कुछ दांव पर लगाया है, यहाँ तक कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी। मैं तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखती सिवाय संतुष्टि के। यदि वह भी तुम मुझे नहीं दे सकते तो फिर मुझे इस रिश्ते से क्या मिला? सिर्फ बदनामी। अपने पैसे, समय और प्रतिष्ठा की कीमत पर मैं बदनामी क्यों चुनूं? सुनंदा ने आखिर वह सब कह ही दिया जिसे वह अब तक अपने भीतर ही मथ रही थी। उसके आरोप सुनकर रंजन अवाक था। लेकिन हमारा मिलन तो कितना सफल होता था, रंजन ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। नहीं, उस समागम में केवल तुम ही संतुष्ट होते थे, मैं तो प्यासे ही रह जाती थी। तुमने कभी मेरी संतुष्टि के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अपना पेट भरने के बाद दूसरे की भूख का एहसास ना होना। सुनंदा बोलती जा रही थी और रंजन के कानों में खौलते हुए तेल सरीखा कुछ रिश्ता जा रहा था। सुनंदा के आक्रोश में उसे निकिता का गुस्सा नजर आ रहा था। निकिता में सुनंदा, सुनंदा में निकिता। आज रंजन को निकिता की नाराजगी समझ में आ रही थी। थके कदमों से रंजन घर की तरफ लौट गया, मन ही मन ये ठानते हुए कि यदि यही निकिता की नाराजगी की वजह है तो वह अवश्य ही उसे दूर करने की कोशिश करेगा।
अपने मरते रिश्ते को संजीवनी देगा। कहना न होगा कि इन दिनों निकिता हर समय खिलखिलाती रहती है। एक लज्जा युक्त मुस्कान हर समय होठों पर खिली रहती है। रंजन मन ही मन सुनंदा का एहसानमंद है, इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने का रास्ता दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।